हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, तो आज हम इसी में आगे प्रश्न देखेंगे। उसी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीपशिखा। ये दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीपशिखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है, ये रचना बच्चन साहब की है। यामा दीपशिखा नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, निहार की रचना किसने की? तो निहार की रचना महादेवी वर्मा जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो प्रथम काव्य संकलन निहार है, जो 1930 में संकलित किया था। और यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा कृति महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जायसी जी छायावादी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों का मधुर वेदना की मर्मर अभिव्यक्ति अधिक है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महादेवी वर्मा जी ने इसका विरोध किया था, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद को, ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह महादेवी वर्मा जी का कथन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 77 नंबर, हिंदी की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव था? तो किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव था? तो कृतिवास रामायण का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसकी रचना इन्होंने 1958 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं? तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है? तो पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किस परिवेश से है? तो ग्रामीण परिवेश से है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं? तो लोकायतन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना है? तो पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद के दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन कवि है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? अपने काव्य जीवन में प्रभावित कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ये वही प्रश्न है, बस इसको घुमा के थोड़ा पूछ दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पल्लव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग के रचयिता हैं? तो पंचवटी प्रसंग के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनामिका काव्य किन के द्वारा रचित है? तो अनामिका निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला जी। अब अगला प्रश्न है, परिमल किस
कवि की रचना है? तो परमेल भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतिका के रचनाकार का नाम। तो गीतिका के रचनाकार का नाम है ऑप्शन नंबर सी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी निराला जी हैं गीतिका के रचनाकार। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो यह किस पंक्तियों से लिया गया है, किस कविता के? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, राम की शक्ति पूजा। निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? निराला की कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भिक्षुक। बाकी तीनों रचनाएं लंबी कविता हैं, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति इन्होंने अपने लड़की सरोज के मरने के बाद लिखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? तो निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के सौंदर्य से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं? तो बादल राग के रचयिता निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। मुक्त छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है? तो जूही की कली किस प्रकार का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुक्तक छंद का। यह मुक्तक छंद में लिखा गया है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं का लक्ष्य कर कहा गया है? तो ये निराला जी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की अंतिम कविता है? तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है? तो यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में निराला का व्यंग परक कविता कौन सी है? तो व्यंग परक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, ये मैं अपना वीडियो अपने घर से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा शोर हो रहा होगा, आप इस पर ध्यान न दें। आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 104 नंबर, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है? तो इसकी साहित्य प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 106 नंबर, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा देखने को मिलती है? उस काव्यधारा को कहते हैं, उस काव्यधारा को क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। ऑप्शन नंबर बी, वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिवाद, प्रगतिवादी धारा का आधार है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, जो 1936 में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह भी वही प्रश्न है ऊपर वाला, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंशी प्रेमचंद।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1936। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों, ये एक ही प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में किस तरह से घुमा फिरा के बस पूछा है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर 2-3 साल में रिपीट होता रहेगा, तो आप लोग इसे एकदम 2-3 बार सुन के कंठस्थ कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रगति लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के द्वारा, इनके प्रयत्न से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी का। छायावादी, रोमानित एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवाद प्रभाव, सबका योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद। यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद ये मान्य है तथा रूपवाद अमान्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी का नाम है, वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिवादी वर्ग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन किस काव्यधारा कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नरेश मेहता को मिला है 1992 में, दिनकर जी को मिला 1972 में, निर्मल वर्मा को मिला 1985 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला नागार्जुन को। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, तो आग का झरना इनकी रचना नहीं है। युग की गंगा, नीत के बादल, युग धारा इन्हीं की रचना है। आग का बादल भी इनकी रचना है, लेकिन आग की झरना इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पर गई खुशबू रंगो आब। तो यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति प्रगतिवादी कविता से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 125 नंबर, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के कवि हैं, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के कवि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं, तो किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं? अंधेरे में। ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। अगला प्रश्न है 127 नंबर, चाँद का मुंह टेढ़ा है, तो चाँद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, भूल गलती के कविता के कवि हैं, तो भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में कविता किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुक्तिबोध जी ने लिखी। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में, इसमें नहीं है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो अवधी में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? तो दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? हुंकार इन्हीं की है, कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है, उर्वशी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिधारा इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हारे के हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? तो अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो किसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला प्रश्न है, दूरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से उद्धृत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुमकुम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 138 नंबर, नवगीत 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो नवगीत का संपादक कौन था? ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेश मेहता जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 139, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो मुख्य तथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी से होगा, नहीं नई राहों के अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तार सप्तक में संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञेय प्रगतिवाद, प्रयोगवाद किस वाद के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयोगवाद के। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया था? तो किसे कहा गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अज्ञेय जी को कहा गया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपद्यवाद से संबंधित कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो कौन कवि शामिल नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं थे वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 147, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो इसमें कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शकुंतला माथुर जी सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीसरे सप्तक के कवि हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। तो चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमन राजे। सुमन राजे हैं जो चौथे सप्तक में थी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला तार सप्तक 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का संबंध ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरे सप्तक में संकलित कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई कविता की, ऑप्शन नंबर ए, नई कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नकेनवाद किस काव्य धारा के कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नकेनवाद नई कविता के धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है 149 नंबर 59 नंबर, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अज्ञे जी। अगला प्रश्न है 160 नंबर, जो इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो नई कविता का पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1954 में, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। इस श्रृंखला को आप लोग इसी तरह बनाए रखिए, मैं आपको हमेशा एक एक वीडियो देता रहूँगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करिए, और आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।